नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोग का अभी संविधान का क्लास कंटिन्यू चल रहा है और इसके पहले हम लोग बहुत सारे क्लास कर चुके हैं और इसके जस्ट पीछे का हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं उसका हम लोग अनुच्छेद के बारे में वर्णन कर चुके हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। यानी जो लोग ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, राष्ट्रपति के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो नहीं देखे हुए हैं, तो एक बार पीछे वाला वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जिसका नाम है राष्ट्रपति। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की हमारे संविधान में कौन कौन सी शक्ति दी गई है, ताकि अपना शक्ति का प्रयोग करके और अपना जो भी संविधान है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। यदि आपको और बेसिक जानकारी चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा से राष्ट्रपति के बारे में, कैसे चुनाव होता है, कार्यकाल कैसे होता है, कौन कौन लोग मत डालते हैं, यानी और अनुच्छेद के साथ टोटल बातें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ठीक है, वो लोग आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तब तक चलते हैं नेक्स्ट हम लोगों का ये आज का राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हम लोग दो चार इसका बेसिक जानकारी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पहले हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 का हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 53, देखिए अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होंगे। यानी कार्यपालिका का प्रमुख तो होते ही है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रमुख होंगे। इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति जो हैं जो भी कार्य करेंगे वो पीएम से सलाह लेकर के काम करेंगे। तो राष्ट्र क्या होगा, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होंगे राष्ट्रपति। इसमें बताया गया है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख वो कौन होंगे, राष्ट्रपति। ठीक है। यदि वास्तविक प्रमुख पूछते तो होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। यदि नेक्स्ट हम लोग अनुच्छेद की बात करें, 53 के बाद 77 एक अनुच्छेद की बात करें तो इसी से रिलेटेड है। 77 अनुच्छेद ये बताता है कि भारत के सभी कार्य, यानी जितना भी इंटरनेशनल काम होगा या अपना देश स्तर पर होगा, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। क्लियर है। यानी कि भारत सरकार के जो भी महत्वपूर्ण कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अदर देश के साथ कुछ संधि करना है, कुछ समझौता करना है या कोई भी इस तरह का काम करना है, वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। तो अनुच्छेद 77 में क्या बताया गया है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। भारत सरकार का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इस क्लास में बहुत मजा आने वाले हैं। आप लोग देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राष्ट्रपति जितना भी शक्तियां है लगभग आपको बताएंगे। बने रहिए सिर्फ इस वीडियो में। यदि नेक्स्ट हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आता है 78 अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को इतना शक्ति दिया गया है कि वो राष्ट्रपति तो पीएम से शासन की सूचना मांगी जा सकती है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से क्या चल रहा है अभी देश में, कौन सी मुद्दा, कौन सी शासन, कौन सी व्यवस्था, इसका सूचना मांगने के अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 78 के अनुसार। तो अनुच्छेद 78 क्या बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा पीएम से शासन की सूचना मांगी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा पीएम से शासन की सूचना मांगी जा सकती है। ठीक है। यानी हमारा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से बिल्कुल मांग सकते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है।
देखिए जब भी हमारा क्लास करते हैं ना आप लोग, तो नोटबुक और पेन लेकर बिल्कुल बैठिएगा। जो भी बात इंपॉर्टेंट बात है इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे तक आप लोग इसको भूल ना पाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद देखिए जबरदस्त टॉप आ रहा है। देखिए ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए कितना मजा आने वाला है इस क्लास में। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन को नियुक्ति की शक्ति दी गई है, यानी राष्ट्रपति द्वारा किसको नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट हमारे तो बात पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। यानी राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पता है। तो राष्ट्र देखिए हमारे देश में बहुत ऐसा जो पद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी उनको राष्ट्रपति को शक्ति दिया है उनको नियुक्त करने के लिए। एग्जाम देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि जब पूछा जाता है, वो आपको इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता देते हैं कि किसको किसको नियुक्त। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बातें बता देंगे। सबसे पहले पीएम, प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसके बाद बात करें मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद बात करते हैं महान्यावादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा महान्यावादी का भी नियुक्ति किया जाता है। इसके बाद महालेखा परीक्षक, साथ में राज्यपाल। इसके बाद हम लोग बात करें तो राज्यपाल के बाद जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसका? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। एक बात गौर से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछ दे तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं वो करते हैं राज्यपाल। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक। और हम लोग बात करते हैं चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये इसका भी करते हैं। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये आप लोग का मोटा ये जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूं। इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये लोग आपको नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। मान पूछ देगा कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, ऑप्शन देगा पीएम, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, ऐसे करके ऑप्शन रहता है। तो ये लोग मेन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है उसको मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आता है कि राष्ट्रपति के जो विधायी शक्ति दी गई है, विधायी शक्ति राष्ट्रपति को कौन कौन सी दी गई है, राष्ट्रपति कौन कौन सी, इसमें इनका मेन भूमिका क्या होता है। तो नेक्स्ट में कहा विधायी शक्ति क्या है?
विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए विधायी शक्ति में क्या आता है, जैसे कि हमारा देश जो किसी से चलता है, संसद के द्वारा चलता है। संसद, देखिए देश को चलाने की जिम्मेदारी किसका है, संसद के। देश चलाने की जिम्मेदारी संसद। इसके पीछे टॉपिक में हम लोग कर चुके हैं। यदि अनुच्छेद की बात करते हैं तो 79, ठीक। संसद के तो आता है देश चलाने की जिम्मेदारी, लेकिन संसद में कौन कौन से लोग आते हैं, तो संसद में देखिए ये हमारा संसद हो गया, संसद भवन, ठीक। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, ठीक। दोनों सदन हो गए। अंग की बात करें तो राष्ट्रपति भी इसका अंग होते हैं। अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक। यहां तक क्लियर है। देखिए तो राष्ट्रपति जो है इसका अभिन्न अंग होते हैं, यानी कि संसद देश चलाने की जिम्मेदारी किसका, संसद के 79 के तहत। संसद के कितने सदन, 2, लोकसभा राज्यसभा, और अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब इसको ये मैं समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए इसके बाद क्या आता है कि एक आता है अनुच्छेद 108, एक आता है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या बताता है, अनुच्छेद 108 में ये बताया गया है कि किसी यदि मुद्दे पर यदि लोकसभा, राज्यसभा में यदि कोई क्लियर नहीं हो रही है तो उस मामले में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के प्रयोग करके लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति की इसमें भूमिका क्या हो तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो 108 अनुच्छेद 108 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्या, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। इसका मतलब कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब संयुक्त अधिवेशन ये क्या होता है, देखिए यदि कोई मान लीजिए कोई मैटर पे कोई राज्यसभा और लोकसभा में दोनों बातें चल रही है, यदि स्पष्ट नहीं निकल कर रही है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति बोलते हैं कि एक काम करो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों तो लोग आके संयुक्त बैठक कर लो, और वहां पे दोनों यदि सामने रहेगा तो कोई मैटर को क्लियर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है। क्यों 3 महत्वपूर्ण बातें से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, देखिए संयुक्त अधिवेशन होता है तो सबसे पहली पॉइंट ये होता है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की घोषणा कौन करता है, घोषणा, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का घोषणा कौन करता है, तो घोषणा के काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक। अच्छा ये बताइए, हमारा देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के जो संयुक्त अधिवेशन घोषणा कर देंगे तो क्या वो पूरा सदस्य के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे चलो क्या संयुक्त अधिवेशन है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च पद नहीं जा बोल सकते हैं, वो किसी घोषणा करेंगे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। लेकिन आमंत्रण के काम कौन करेगा, हाँ बुलाने का, यानी आमंत्रण का सूचना काम कौन करेगा, आमंत्रण के काम, आमंत्रण के जो कार्य होगा वो लोकसभा के महासचिव, आमंत्रण का काम कौन करेगा, लोकसभा का महासचिव। और तीसरी पॉइंट फाइनली ये पूछा जाता है कि इसका अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष। फाइनली संयुक्त अधिवेशन की घोषणा राष्ट्रपति, आमंत्रण का काम लोकसभा का महासचिव करेंगे और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष। यदि इस कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष काम करेंगे, यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को इसका अध्यक्षता के रूप में जो राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं। यहां तक तो सभी को क्लियर है। एक बात और आपको इसको थोड़ा नोट कीजिएगा, बहुत मजा आएगा क्लास में। देखिए यहां तक सभी लोग नोट किया होंगे, यहां तक संयुक्त अधिवेशन की जहां तक बात होगा तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है।
कितनी बार? 3 बार बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन। वो बता रहे हैं कैसे। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार बुला चुका है। 3 बार, 3 बार संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन। यदि हम लोग बात करें, सबसे पहली हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बार कब बुलाया गया था? 1961 में, 1961। यदि दूसरी बार हम लोग बात करें तो 1978 में, 1978। और फाइनली तीसरी बार हम लोग बात करें तो ये 2002 में बुलाया गया था। यानी संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब? 1961 में, दूसरी बार कब? 1978 में, और तीसरी बार कब? 2002 में। क्लियर है यहाँ तक? पहली बार जो 1961 में बुलाया गया था वो किस अधिनियम के लिए बुलाया गया था? तो 1961 में जो बुलाया था वो दहेज अधिनियम के लिए, दहेज अधिनियम। यानी दहेज अधिनियम पर स्पष्ट नहीं आ रहा था कुछ निकल करके, तो इसे संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। 1978 की हम लोग बात करें तो बैंकिंग अधिनियम पे, बैंकिंग अधिनियम। और फाइनली 2002 की हम लोग बात करें तो 2002 में एक पोटा एक्ट आया था। क्या? पोटा एक्ट, पोटा एक्ट। और ये पोटा एक्ट क्या है? पोटा एक्ट क्या है? तो पोटा एक्ट एक जो होता है ना, आतंकवादी, नक्सली, इन लोग के विरुद्ध एक अधिवेशन लाया गया था इसे निपटने के लिए। पोटा एक्ट, उसी को बोलते हैं पोटा एक्ट। आतंकवादी विरोधियों से निपटने के लिए एक एक्ट लाया गया था, कैसे निपटते उसको बोलते हैं पोटा एक्ट। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। पहली अधिनियम बुलाया गया था 1961 दहेज अधिनियम, दूसरी 1978 में बैंकिंग अधिनियम, तीसरी 2002 में पोटा एक्ट। और इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं कि यदि राष्ट्रपति की हम लोग बात करें, राष्ट्रपति यानी कौन बुलाए थे? जब दहेज अधिनियम पे जब बुलाया गया था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जब दहेज अधिनियम बुलाया था उस समय राष्ट्रपति की बात करें तो थे जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। यदि हम लोग पीएम की बात कर लें कि राष्ट्रपति तो बुलाए थे, उसमें पीएम कौन थे? तो पीएम की हम बात करें तो उस थे जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, ठीक। यदि बैंकिंग अधिनियम की बात करें तो बैंकिंग अधिनियम 1978 में बुलाया गया था। उस समय हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव माने NS नीलम संजीव रेड्डी, यदि हम लोग ये कौन थे? राष्ट्रपति। यदि हम लोग पीएम की बात कर ले कि जब उस समय पीएम कौन थे? तब पीएम थे मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई, ठीक। और यदि हम लोग फाइनल बात करें, यह पोटा एक्ट 2002 में लाया गया था। उस समय यदि हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, ठीक। यदि हम लोग पीएम की बात करें कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? वाजपेयी। लाइट कट गया क्या? 1 मिनट। लाइट चला गया था, चलिए ठीक है। यहां तक तो सभी लोगों को मैटर क्लियर होगा। मुझे को नहीं लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। यानी संयुक्त अधिवेशन अब तक भारत में कितनी बार? 3 बार बुलाया जा चुका है। पहली बार 1961 में दहेज अधिनियम, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग अधिनियम, और तीसरी बार 2002 में पोटा एक्ट। यदि बात कर ले कि यदि 1961 में बुलाया गया था दहेज अधिनियम पे, राष्ट्रपति उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम लोग बात करें बैंकिंग अधिनियम। बैंकिंग अधिनियम पर जब बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन उस समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, पीएम की बात करें तो मोरारजी देसाई।
2002 की हम लोग बात करें तो 2002 में कौन थे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छा से डीप पे आप लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरा उद्देश्य केवल पढ़ा देना नहीं होता कि आए बोर्ड पर पढ़ा के चलेंगे, नहीं। मेरा उद्देश्य ये होता है कि जब हम पढ़ाएं तो आपको समझ में आना चाहिए, और जब आपको समझ में आ गया तो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक से भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनना चाहिए। नहीं तो पढ़ा कर जाने ले जाना होता था, मैं भी ले करके चले जाता, लेकिन नहीं, टीचर वो नहीं है। टीचर का मतलब ये होता है कि पढ़ा करके बच्चों के स्टूडेंट को समझा दे, किस तरह से समझ में आना चाहिए। मुझे को नहीं लगता होगा कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, जवाब दिया जाएगा। देखिए ये हम लोग विधायी शक्ति तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लें, विधायी शक्ति में क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अनुच्छेद एक आता है 311, अनुच्छेद के बाद 111, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या है तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग के बारे में बताया गया है। क्या वीटो शक्ति 111 में क्या बताया गया है, वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। राष्ट्रपति को कौन सा वीटो पावर दिया गया है। देखिए वीटो शक्ति की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार का, इसमें जो वीटो शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति दिया गया है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो शक्ति दिया गया है, ठीक। यदि पहली हम लोग वीटो शक्ति की बात करें तो इसमें दिया निरपेक्ष वीटो, निरपेक्ष वीटो। सबको पता होगा निरपेक्ष वीटो क्या होता है। यदि दूसरी पॉइंट पर हम लोग बात करें तो निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, ठीक। और यदि फाइनली हम लोग बात करें तीसरी प्रकार के वीटो तो होता है जेबी वीटो, जेबी वीटो हो गया, ठीक। ये 3 प्रकार का वीटो है, ये राष्ट्रपति को दिया गया है। हम आपको समझा रहे हैं, देखिए कैसे, 1 मिनट। ये हो गया संसद भवन, ठीक। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, ठीक। और इनके एक अंग हो गए, कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए लोकसभा किसी ने बिल को पारित किया और पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति क्या इस बिल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो क्या बिल मान्य होगा, कभी नहीं होगा। सेम कंडीशन यदि लोकसभा कोई बिल को पारित किया और पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, क्या राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो क्या मान्य होगा, वो बिल कभी भी मान्य नहीं होगा। ये क्या भाई, संसद की बात हम लोग कर रहे हैं, संसद, यानी कि संसद भवन में जितनी महत्व लोकसभा के राज्यसभा का है उतना ही है राष्ट्रपति का। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य कर ले, कोई भी महत्वपूर्ण बिल कोई पारित कर ले, लेकिन जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो बिल मान्य नहीं होगा, ठीक। ये आपको समझाने के उद्देश्य मेरे क्या है, देखिए आगे। इसका मतलब ये है कि यदि लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी गैर सरकारी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है तो देखिए सभी के सभी, जो मान लीजिए लोकसभा में 320 सदस्य हैं, ठीक। 320 सदस्य हैं तो क्या 320 सदस्य में सभी मंत्री तो नहीं है ना, कि सभी को मंत्री बना दिया, किसी को परिवहन मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को जलवायु मंत्री, ऐसा तो नहीं है। कुछ इसमें मंत्री बनाया गया था। 320 से मान लीजिए कि 20 को मंत्री बना दिया और 300 सदस्य ऐसे हैं, तो जो 320 जो है मंत्री बनाया गया इसको सरकारी सदस्य बोलते हैं। जो 300 ये जो है, जो मंत्री नहीं है केवल सदस्य हैं, इनको बोलते हैं गैर सरकारी। तो वही बोला जाता है कि जो गैर सरकारी लोग हैं, ये लोग कोई विधेयक लेके यदि राष्ट्रपति के पास जाते हैं सिग्नेचर कराने के लिए, तो राष्ट्रपति द्वारा इस पे नामंजूर किया जा सकता है कि इसको मैं मंजूर नहीं करता हूं। कौन, यदि गैर सरकारी, देखिए समझा से, यदि
गैर सरकारी सदस्य राष्ट्रपति के पास यदि कोई बिल या विधेयक लेके जाते हैं तो राष्ट्रपति को उतना पावर दिया गया है कि उसको नामंजूरी कर सकता है। बट कौन? गैर सरकारी सदस्य लेके जाएगा, तब मंत्री की बात यहाँ नहीं हो रहा है। तो निरपेक्ष वीटो का मतलब क्या हुआ कि गैर सरकारी विधेयक बिल को नामंजूरी कर सकता है। कौन? गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक को नामंजूरी कर सकता है, कर सकते हैं। समझ में आ गया निरपेक्ष वीटो क्या है? यदि कोई गैर सरकारी विधेयक उसके पास जाता है तो उसे नामंजूरी कर सकते हैं, उनको पावर दिया गया है। ठीक। यदि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो क्या है? तो संसद के कोई भी बिल या विधेयक हो उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लोकसभा, देखिए लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी के द्वारा कोई बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया तो राष्ट्रपति के इतना पावर दिया गया है, देखिए उसको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है, जो वापस नहीं कर देगा कि नहीं इसको हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, इसको माने नहीं है, नहीं, निलंबित करने का अधिकारी नहीं है, निलंबन करने का। राष्ट्रपति यदि कोई लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई बिल पारित करके भेजा गया है तो उसको राष्ट्रपति क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी कोई भी संसद का कोई भी बिल राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी बोल सकता है कि कुछ सुधार कर लो या कुछ इसमें बदली करना है वो कर लो, इतना करने का पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी क्या कि संसद के कोई भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या? संसद के कोई भी विधेयक या बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कैंसिल रिजेक्ट नहीं करेगा, पुनः विचार हेतु लौटा सकते हैं। आना तो ठीक है। निलंबकारी यदि संसद यदि कोई विधेयक को पारित करता है तो राष्ट्रपति उसमें बदलाव के लिए उसको लौटा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें जेबी वीटो का मतलब क्या हो गया? देखिए जेबी वीटो का मतलब ये हो गया, जेबी वीटो कि कोई भी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, ठीक, पारित करके राष्ट्रपति को भेज दिया गया तो देखिए निलंबकारी में तो क्या था कि बदलाव के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन एक और अधिकार है कि कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, उस विधेयक को राष्ट्रपति यस या नो, क्या यस या नो करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि कोई बिल को यदि राष्ट्रपति के पास भेजा गया संसद से पारित करके या लोकसभा या राज्यसभा हो तो राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति उस विधेयक को यस और नो करने के लिए मतलब बाधित नहीं है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति उस बिल को जितना दिन मर्जी करे उतना दिन रख सकते हैं जवाब देने के लिए। नहीं है कि आपको 2 दिन में बताओ यस या नो, 2 दिन में सिग्नेचर करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति उस बिल को जितना दिन मर्जी करे वो रख सकते हैं अपने पास और जब उनको मौका मिले कोई काम बिजी हो तो फिर उसको जवाब दे सकते हैं। यानी कि ये नहीं है कि कोई बिल पारित करके भेज दिया तो आपको जल्दी ही करना, नहीं, राष्ट्रपति की अधिकार दिया गया है उसे विचार करने के लिए, सहमति करने के लिए, उसको जांच करने के लिए वो अपने पास जितने दिन मर्जी उतने ही रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जेबी वीटो। एक बार ऐसे हम लोग संविधान में आया था, देखिए बात है 1986 की, बात है 1986 के। 1986 में जब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। हमारे राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने एक डाक विधेयक आया था उस टाइम 1986 में, एक डाक विधेयक लाया गया था ज्ञानी जैल सिंह के समय में। वो ज्ञानी जैल सिंह ने सेम इस जेबी वीटो का
अपना जो शक्ति का प्रयोग किए थे और कुछ दिन तक उसको अपने पास रखे थे। कब? 1986 में। कौन? डाक था, डाक विधेयक, डाक विधेयक। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार ऐसा हुआ है कि 1986 में डाक विधेयक के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने उसको अपने पास कुछ समय, अधिकतम समय तक रख लिया था, बट कोई बात नहीं, उसको तो शक्ति दिया गया है संविधान से। ठीक है, यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत मजा आने वाला है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करें तो वो है अध्यादेश। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति का है। अब यह अध्यादेश क्या होता है भाई? देखिए मैं समझा रहा हूं। अध्यादेश किसको बोलते हैं? जब भारत में हम लोग देश में, अपना भारत की ही तो बात चल रहा है, यदि जब संसद अपने सत्र में ना हो, और कोई भारत में कोई आपातकालीन स्थिति आ गया, संसद अपने सत्र में ना हो और उस टाइम कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति आ गया, उस समय राष्ट्रपति को इतना पावर दिया गया है कि उस पर अस्थायी रूप से कानून बना सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति आ गया और राष्ट्रपति ये भी और संसद का सत्र में चल नहीं रहा है और संसद ही कानून बनाता है, तो क्या जो मर्जी सो नहीं ना करेगा आदमी? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। तो उसके लिए राष्ट्रपति का एक शासन, राष्ट्रपति को एक शक्ति दिया गया है अध्यादेश, कि अध्यादेश जारी करके अपने विचार से कानून बना सकते हैं। कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। तो क्लियर हो? देखिए अध्यादेश में क्या हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा इस पर अस्थायी, देखिए अध्यादेश जारी करेगा, इसमें राष्ट्रपति कौन बनाएगा कानून? राष्ट्रपति कानून बनाएंगे और जो कानून जो बनाएंगे वो अस्थायी रूप से रहेगा। कानून अस्थायी रूप से बनाएंगे। एक बात बताइए, कोई भी कानून हमारा संसद बनाता है, संसद द्वारा ही तो कोई नियम कानून बनाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा द्वारा। लेकिन यदि सत्र में नहीं है और देश हमारे खतरे में जा रहा है, तो राष्ट्रपति से विचार करके कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाएंगे तो एक और कंडीशन है कि जो कानून जिसको बनाएंगे, इसका समय जो अधिकतम 6 माह तक, और ये जो कानून है अधिकतम 6 माह तक अवधि की बात कर ले, अवधि इसका 6 माह तक है। यानी कि अध्यादेश का मतलब ये हुआ कि भारत में किसी आपातकालीन स्थिति में यदि संसद के सत्र नहीं चल रहा है, बंद है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपना विचार से कानून बना सकते हैं। उस कानून को क्या बोलते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वो जो कानून है वो अस्थायी रूप से रहेगा और उसकी जो समय होगी अधिकतम 6 माह की होगी। एक बात और है कि चलिए संसद का सत्र बंद है तब ना ये काम हो रहा है और ये कानून चल रहा है, लेकिन जब संसद का सत्र प्रारंभ हो गया हो, संसद का सत्र प्रारंभ हो, संसद का सत्र प्रारंभ तो बंद था। यदि संसद, देखिए एक जितना भी काम हो रहा है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है लेकिन 1 महीने के बाद संसद अपने सत्र में आ गया, तो अब क्या कीजिएगा? जो कानून अब राष्ट्रपति लगाए हैं अस्थायी रूप से, और संसद फिर अपना आ गया सत्र में आ गया, तो राष्ट्रपति जो अस्थायी रूप से जो कानून लगाए हैं उसको मैक्सिमम जो संसद जो है इसको 6 सप्ताह के अंदर इसको डिसाइड करना होगा कि क्या ये सही है या गलत है। तो संसद का कितना दिन का समय लेता है? 6 सप्ताह का। और 6 सप्ताह के बाद में क्लियर हो जाएगा कि ये जो लगाया गया है, ये जो कानून लगाया गया है, सही लगाया गया है, गलत लगाया गया है। यदि गलत
गलत तरीका से आता है तो उसी समय उनको खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही है तो उसको और पारित कर दिया जा सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, अध्यादेश। अध्यादेश मतलब समझ में आ गया। यदि भारत में किसी आपातकालीन स्थिति में संसद का सत्र न चलता हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अपने पावर का प्रयोग करके अस्थायी रूप से कानून बना सकते हैं, जिसको हम लोग अध्यादेश बोलते हैं। और वो जो कानून रहेगा वो क्या रहेगा, अस्थायी रूप से रहेगा। और जैसे ही जब संसद अपने सत्र में आता है तो 6 सप्ताह के अंदर उस पर विचार विमर्श करके और सही है गलत है उसका डिसाइड करता है। दोस्तों ये हो गया हम लोगों का संसद का शक्तियां। ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कर देंगे संसद का शक्तियां पार्ट 2 हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग आधा कर चुके हैं। राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्तियां, इसमें हम लोग आधा कर चुके हैं, आधा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं। इसका माने शक्तियां आधा ही पढ़े हैं, आधा ये वीडियो लंबा होने के चलते दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक इतना आप लोग नोट कीजिएगा। और इस आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना है दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां पार्ट 2 में। दोस्तों यदि आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, उसको जवाब दिया जाएगा। और नेक्स्ट यदि जो आप लोगों को टॉपिक लग रहा है कमजोर है, वीक है, उसको कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक को इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद।